Hello everyone, I'm CA Manish Kothari. Once again, I welcome all of you into the CA Foundation accounting class. Today, we are going to start with the chapter 2 accounting process and unit 2. This is very simple concept. लेजर्स के अंदर क्या क्या कॉलम्स हो गए ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप ऑलरेडी ये सभी चीज़ों को अच्छी तरह से जानते हैं। तो पहले समझते हैं कि लेजर की आवश्यकता क्यों है। जैसे हम नए नए अकाउंट्स ओपन करते हैं तो हम जानते हैं कि हम इसको क्लासीफाई करते हैं कि भाई क्रेडिटर्स जो होगा उसका सभी का अकाउंट एक साथ, जो हमारे परचेजेस के लिए अलग अलग सप्लायर्स हो गए उनका जो होगा क्रेडिटर्स वो सब एक साथ रखेंगे। फिर जिसको हमने क्रेडिट पे दिया है स्टॉक मतलब हमारे डेटर्स, तो उनका भी अलग से हिसाब रखेंगे। फिर अपने कोई यूटिलिटी बिल वगैरह सबके लिए पास जो पेमेंट अगर किसी का बाकी रखा है तो वो हमारी लायबिलिटी, तो उसके लिए अलग सा लेजर होगा। अब लेजर के अंदर अकाउंट्स होते हैं, तो यहाँ पर हम अकाउंट्स को समझते हैं कि पहले जब हम जर्नलाइज करते हैं कोई भी एंट्री को, आफ्टर रिकॉर्डिंग द ओरिजिनल ट्रांजेक्शन इन द जर्नल, recorded entries are classified and grouped into by preparation of accounts। तो इसको क्लासिफाई और करते हैं ग्रुप के अंदर। तो ग्रुप मैंने जैसे बता दिया डेटर्स क्रेडिटर्स, ये तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके बहुत सारे अकाउंट हो सकते हैं, तो हर एक अकाउंट आप एक कंबाइंड साथ में रखेंगे तो दिक्कत होगी, तो हर एक चीज के लिए आपको अलग अलग अकाउंट मेंटेन। द बुक विच कंटेन्स ऑल सेट ऑफ अकाउंट्स, दैट मीन्स पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट, इज नॉन एज लेजर। हालांकि कंप्यूटराइजेशन के जमाने में आपको ये लेजर सिर्फ वर्चुअली दिखाई पड़ेगा, अदरवाइज पहले ये पूरी बुक्स हुआ करती थी। सो लेजर इज नथिंग बट अ बुक in which number of accounts are bunched together. It is known as principal book of account in which account wise balance of each account is determined। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आपको याद रखना है कि लेजर जो है वो प्रिंसिपल बुक ऑफ है। लेजर का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। पहले दो साइड्स होती है, एक को हम डेबिट साइड कहते हैं, एक को क्रेडिट साइड कहते हैं। कोई अकाउंट में जो हम क्रेडिट करेंगे उसमें डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो, मतलब जनरल पर कौन से पेज में से यहाँ पर हमने एंट्री डाली ये हम लिखते हैं। आपको याद होगा कि जर्नल के अंदर एक कॉलम हमने रखा, उसमें हम LF लिखते हैं, लेजर फोलियो। तो ये आमने सामने दोनों जगह पर आप ये पर्टिकुलर एड्रेस बता रहे हो कि यहाँ से आपने एंट्री ली है। अमाउंट का कॉलम हमारी जो प्राइमरी बुक्स होती है उसमें हमेशा जो है 2 डेसिमल तक हम लिखते हैं, और ये जो होगा पूरी अमाउंट होगी, यहाँ पर कोई राउंडिंग वगैरह नहीं होती। हो सकता है बैलेंस शीट वगैरह बनाते समय कंपनियां वगैरह जो बड़े बड़े है उसमें राउंडिंग ऑफ होता है, लेकिन प्राइमरी बुक्स में कभी राउंडिंग नहीं होता। अप टू 2 डेसिमल वी आर प्रिपेयरिंग द सेम वे डेबिट साइड। एक ट्रू एंड फॉल्स इसके ऊपर पूछा गया है कि ए लेजर इज आल्सो नोन एज द प्रिंसिपल अकाउंट, सो आंसर इज ट्रू। अब पोस्टिंग का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम फ्रॉम जर्नल टू क्लासिफाइड अकाउंट इन द लेजर इज नॉन एज पोस्टिंग। तो अभी हमने पिछले यूनिट में जो भी जर्नल एंट्रीज की है, वो जो अकाउंट को हमने डेबिट या क्रेडिट किया था, यहाँ पर लेजर के अंदर हम सभी के अकाउंट्स ओपन करेंगे और रिस्पेक्टिव एंट्रीज हमें डाल। लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। व्हाट आर द रूल्स? पहला है सेपरेट अकाउंट इज ओपन इन द लेजर बुक फॉर ईच डिस्टिंक्ट अकाउंट एंड एंट्रीज फ्रॉम जर्नल आर पोस्टेड टू रिस्पेक्टिव अकाउंट। अब थोड़ी देर के लिए एक सिनेरियो सोचिए कि आप क्रेडिट पे कुछ स्टॉक्स बेच रहे हैं, 10 लोगों को आपने उधार दिया, ABCDEFG या जो भी आप नाम दे लीजिए। अब आपने एक ही अकाउंट में सबका पोस्टिंग किया, तो कैसे पता चलेगा कि किस व्यक्ति के पास से कितना रुपए लेना है? तो ये एक
चैलेंजिंग हो जाता है और इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो इसीलिए क्या करा जाता है कि अगर 10 लोगों को उधार दिया है तो 10 सैलरी डेटर्स के अकाउंट हम खोलेंगे, हर एक का नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, जितनी भी इसकी इंफॉर्मेशन होगी वो वहां पर हम लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि पैसे लेने हैं तो कभी कभी फोन भी करना पड़ेगा, तो मोबाइल नंबर भी चाहिए। आगे जाके आपको ये भी पता चलेगा कि भी कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए सामने वाले का पैन नंबर चाहिए, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कि इनकम टैक्स इश्यू करता है, या तो फिर जीएसटी नंबर चाहिए। जीएसटी जो अभी हमने थोड़ा कंसेप्ट उसको समझा कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अगर जीएसटी का ट्रांजेक्शन है तो उसमें हमें दोनों व्यक्ति का, सेलर्स एंड परचेजर्स का जीएसटी अकाउंट नंबर भी कहीं कहीं जरूरत पड़ती है। Second thing, it is a practice to use the words to and by while posting the transaction in the ledger. दो शब्द का इस्तेमाल होता है, to और दूसरा by. The word to is used in the particular column with the accounts written on the debit side, while by is used with the accounts written in the particular column of credit side. तो जहां पर भी हम क्रेडिट साइड का पोस्टिंग करेंगे वहां पे बाय लिखेंगे, और पे डेबिट साइड का पोस्टिंग करेंगे वहां पे टू लिखेंगे। The concerned account debited in the journal should also be debited in the ledger, but reference should be of respective credit account. यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो भी पोस्टिंग करोगे तो जर्नल में अगर डेबिट साइड है तो लेजर में भी वो डेबिट साइड ही होगा, अकाउंट में भी वो डेबिट साइड होगा, और रिस्पेक्टिव जो क्रेडिट अकाउंट होगा उसका रेफरेंस यहाँ पर दिया जाता है। मतलब जो हम पर्टिकुलर्स लिखेंगे, ये जो हमारा सेकंड कॉलम है डेट के बाद पर्टिकुलर में, उसमें हम रेफरेंस लिखेंगे कि ये पैसा आया या तो अकाउंट में गया, तो वहां रेफरेंस में कौन व्यक्ति, उसकी डिटेल हम लिखेंगे। एक टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन है, रूल्स रिगार्डिंग द पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इनटू द लेजर। तो 3 रूल बताए गए हैं। एक तो सेपरेट अकाउंट इज ओपन। तो मेरे ख्याल से जब भी आप इसको अकाउंट मतलब जो भी रिप्लाई लिखोगे, क्वेश्चन के आंसर लिखोगे, तो उसमें आपको कीवर्ड का उल्लेख करना जरूरी है। तो इसमें एक सेपरेट अकाउंट हो गया, दूसरा प्रैक्टिस ऑफ द यूज ऑफ द वर्ड्स टू एंड, और तीसरी जो हमारे लाइन है उसमें हमें क्या लिखना है कि जर्नल में जो भी डेबिटेड इन द जर्नल है शुड ऑल्सो बी डेबिटेड इन द लेजर। तो ये हमारे कीवर्ड्स हैं, तो आपका आंसर में ये चाहिए। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट योर नॉलेज का एक और क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स? Ledger is known as a principal books of accounts, and it is provides full information regarding all the transaction pertaining to any individual account. जो भी अकाउंट होगा उसकी फुल पर्टिकुलर्स जो हमने ली है वो हम वहां पर लिख। Ledger contains all set of accounts, means personal, real and nominal. मतलब कि कोई भी अकाउंट जो है, जिस मतलब ट्रांजेक्शन हुआ है उसमें जो भी ट्रांजेक्शन जिस अकाउंट का होगा उसका अकाउंट हम ओपन करें। दूसरा, बैलेंसिंग एन अकाउंट, ये कंसेप्ट को हमें समझना जरूर। बैलेंसिंग का मतलब क्या है वो भी हम आगे देखेंगे, पहले इसको समझ लेते। एट द एंड ऑफ द ईच मंथ और ईयर or any particular reporting period, it may be necessary to ascertain the balance in an account. हम डेबिट और क्रेडिट साइड लिखते गए हैं, लेकिन हमें कोई पर्टिकुलर डेट पे पता करना है। मान लो कि 15 तारीख को आपका एक सप्लायर आया और बोला कि मैंने आपको स्टॉक भेजा है, आप मुझे पैसे दे दो। तो हम क्या करेंगे कि उसके जितने भी अकाउंट में क्रेडिट साइड होगा उसका टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल, और फिर उसका बैलेंस निकालेंगे। मान लो उसने हमें 1 लाख का स्टॉक दिया है पूरे मंथ के दौरान, उसमें से 80,000 का पेमेंट हमने कर दिया है,
तो वो 1 लाख होगा, वो क्रेडिट साइड पे लिखा होगा। वो पिसमिल में भी हो सकता है 20,000, 50,000, 70,000 लाइक। हमने जो भी पेमेंट किए होंगे, मान लो कि आपने 10-10 हजार के पेमेंट किए हैं, तो उसमें पेमेंट हो गए, तो आप क्या करोगे, उसका डिफरेंस निकालोगे, तो आपको पता चलेगा कि 20,000 रुपया हमें देना है। इट इज कॉल्ड द बैलेंस इन द account. If the credit side is bigger than the debit side, it is a credit balance and vice versa. आमतौर पर क्रेडिटर के अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर कोई व्यक्ति जो है वो हमारा डेटर्स है, तो उसके अकाउंट में क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। तो वो हम समझेंगे। द क्रेडिट बैलेंस इज रिटन ऑन द डेबिट साइड एज टू बैलेंस कैरिड डाउन। जब भी बैलेंसिंग करते हैं, तो अभी हम अगला जो एग्जाम्पल आएगा उसमें बैलेंसिंग को समझेंगे। द टोटल्स आर रिटन ऑन द टू साइड ऑपोजिट वन अनदर, then the credit balance is written on the credit side as by balance brought down. तो ये दोनों जो टर्म है, एक तो है कैरिड डाउन और दूसरा है ब्रॉट डाउन, वो हमें यूज करना। दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द न्यू पीरियड। आप जब लिखते हो, मान लो कि 31 मार्च को आपने एक अकाउंट क्लोज किया, उस वक्त उसमें 25,000 रुपीज क्रेडिट बैलेंस था, तो आप क्या करोगे, ये बैलेंस के सामने लिखोगे दिस इज अकाउंट द बैलेंस कैरिड डाउन। अब जब आप 1 अप्रैल को नया लेजर बनाओगे या तो नया अकाउंट जो वो बना उसका, उसके अंदर क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब हमने ये ब्रॉट डाउन। The debit balance similarly is written on the credit side is by balance carried down. The total then are written on the two side as shown above. Then the debit balance written on the debit side as to balance brought down as the opening balance of the new. It should be noted that nominal accounts are not balanced. The balance in the end are transferred to the profit and loss account. नॉमिनल अकाउंट कौन से है, फिर से याद करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गए वो सारे नॉमिनल। तो आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस किया, रेंट पे किया, इंश्योरेंस पे किया, सैलरी पे किया, वेजेस पे किया, क्लीनिंग के लिए कुछ पे किया है, सारी चीजें, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सब चीजों को आप एक्सपेंस को कहाँ ट्रांसफर करोगे, साल के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो अकाउंट हो गए, साल के अंत में उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और नए साल के ओपनिंग में उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स जीरो रहेगा। जनवरी 22 में 2 मार्क के लिए एक ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया था। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑल द नॉमिनल अकाउंट ऑफ द लेजर बुक्स आर बैलेंस्ड। तो यहाँ पर बैलेंस नहीं करना है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि सिर्फ बैलेंस नहीं करना है, हमें इसको ट्रांसफर करना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में कुछ बैलेंस बचेगा ही, इसको बैलेंस करके छोड़ नहीं देना, बल्कि क्या करना है, ट्रांसफर करना। आप देखेंगे कि बहुत ही छोटी बारीकाई से हमें ट्रू एंड फॉल्स वगैरह पूछा जाता है। तो ये आप कितना अवेयर है और आपने पढ़ने के समय कितनी सावधानी रखी है, ये यहाँ पर आपको टेस्ट करते हैं। Only personal and real accounts are balanced are ultimately shown in the balance sheet at the end of the account. मतलब जो भी बैलेंस जो बचा, नॉमिनल निकल गया तो कौन बचा, पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स, उसको बैलेंस किया जाता है और इसको कहां पर कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, हमारे बैलेंस शीट के। The capital account is adjusted for profit or loss at the net of nominal account at the end of the period. मतलब जो भी आपने एक्सपेंडिचर किया है और जो भी इनकम किया है, वो सब आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफर करेंगे, तो वहां पर कुछ बैलेंस बचेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तो प्रॉफिट बचेगा या तो लॉस रहेगा। तो दैट विल बी कॉल्ड द एडजस्टेड फॉर कैपिटल अकाउंट में ये एंट्री हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस भी अकाउंट में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल इंक्रीज होगी, अगर लॉस हुआ तो कैपिटल डिक्रीज होगी। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको समझते हैं।
Prepare the stationery account of a firm for the month of January 22. Duly balance off from the following details. जनवरी 1 में इन्वेंटरी ऑफ स्टेशनरी 480, तो ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस है जो कि आगे से आया है। तो इसका नरेशन में हम क्या लिखेंगे, ट्यू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ट्यू क्यों होगा, क्योंकि ये एसेट अकाउंट है, तो ये बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस होगा। सो दिस इज एन एसेट, सो इट विल बी ए डेबिट बैलेंस। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। जनवरी 22, डेबिट साइड में बैलेंस लिखना पड़ेगा। ब्रॉट डाउन मतलब पिछले महीने से ये लाया गया 480। जनवरी 5 को परचेज किया स्टेशनरी बाय चेक। बाय चेक का मतलब क्या है कि आपने जो पेमेंट किया है वो बैंक के थ्रू किया है। अब कोई भी लेजर पोस्टिंग आपको यहाँ पर दे तो आपको सबसे पहले क्या है याद कर कि मान लो ये अकाउंट की एंट्री जो है वो मैंने जर्नल में की है, तो जर्नल में किस प्रकार की एंट्री हो, तो आप देखेंगे कि जर्नल में हम कैसे डालेंगे एंट्री, जनवरी 5 स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर स्टेशनरी अकाउंट तो हमारे सामने ही है, तो ये जो स्टेशनरी अकाउंट है उसको हम डेबिट करेंगे 5 तारीख को, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। हमने जो क्रॉस रेफरेंस देने की बात पढ़ी थी, जो रूल्स था उसमें, ये यहाँ पर हमने किसका नाम लिखा, बैंक अकाउंट। उसी तरह से बैंक अकाउंट में जो एंट्री होगी तो वहां पर क्या होगा, बाय स्टेशनरी अकाउंट, सिंपल। तीसरी एंट्री है जनवरी 15, परचेज ऑफ स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम स्टार स्टेशनरी मार्ट। दोबारा याद कीजिए, अगर जनरल एंट्री करते तो कैसे करते, इसकी जनरल एंट्री क्या होती, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट टू 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट। तो यहाँ पर 15 जैन टू 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट 1280। यहाँ तक कि हमको एंट्री करने के लिए बोला है, तो आगे की एंट्रिया मान लीजिए कि मंथ एंड में आप क्या करेंगे, इसका पूरा का टोटल, टोटल कैसे करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, आप चाहे कितने भी मैथ्स के एक्सपर्ट हो, लेकिन बिना कैलकुलेटर कभी भी आप टोटल, वजह क्या है, एग्जाम के अंदर स्पीड तभी आएगी जब आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करोगे। तो 256, तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस बन गया। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 31 जनवरी 22 को यहाँ पर ऑलवेज बाय से स्टार्ट होता है, और क्या ट्रांसफर में कैरी डाउन करना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, मतलब ये बैलेंस अगले महीने की ओपनिंग बनेगा, वहां पर हमें कौन सी रकम लिखनी है, 2560। ये दोनों अमाउंट की कॉलम का टोटल करते हैं, तो ये 2560 हो गया, ये भी 2560 हो गया, इसको हम बैलेंस कहते हैं। जैसे तराजू में दोनों तराजू बैलेंस होनी चाहिए, उसी तरह से कोई भी अकाउंट होगा उसका बैलेंस आप लिखोगे, उसके बाद ये हमेशा दोनों फिगर टोटल वाले किस कैसे होने चाहिए, ऑलवेज, बट देयर मस्ट नॉट बी एनी डिफरेंस, क्योंकि अगर यहाँ डिफरेंस रहा तो क्या होगा, आगे जाके सभी स्टेटमेंट में डिफरेंस आएगा, ट्रायल बैलेंस गलत बनेगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस गलत बनेगा, आपका बैलेंस शीट गलत बनेगा, एवरीथिंग हैज ए एरर। So always keep in mind that every account must be telling when we balance it. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 2।
Illustration 2. Prepare the ledger accounts on the basis of the following transaction in the books of a trader. एक ट्रेडर की बुक्स में हमें ये सारे लेजर अकाउंट्स बनाने। डेबिट बैलेंस ऑन January 1st 2022, तो वो हमें दिया गया है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंट्री, ये 1 जनवरी को दिया गया है। तो उसका मतलब क्या है कि इसके बारे में हमें सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी हेड है उसके अकाउंट्स हमें खोलने हैं। आप मान लो जब इसको अटेम्प्ट करते हो एग्जाम में, तो आपको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट 6-7 ट्रांजेक्शन वाला। तो जो भी दिया है आपको, उससे आपको बिगिनिंग करनी है और उसका ओपनिंग बैलेंस आपको पहले तैयार कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को पोस्ट करना। तो हमें जो डेबिट बैलेंस दिया गया है, सिंपल चीज है कि वो हम डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे। ट्रेड पेएबल्स दिया गया है, तो वो हम क्रेडिट साइड वाला जो है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 8 से मतलब 7-8 अकाउंट जो है वो हमें ओपनिंग के लिए है। तो हम पहले उससे शुरुआत करें। सबसे पहले है कैश इन हैंड 8,000 रुपीज। सिंपल है कि ये क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। तो ये जो हमारा अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट। कौन सी तारीख को हुआ है? 22 January 1st to balance brought down। लेजर फॉलियो, यहाँ पर जर्नल फॉलियो है, तो जहां जर्नल से आपने ये उठाया होगा वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर अमाउंट जो है वो 8,000 में दी गई हुई है। दूसरा जो हमारा है वो क्या है? कैश एट बैंक 25,000 रुपीज। तो ये जो कैश एट बैंक है उसको आपको दूसरा अकाउंट में लिखना होगा। ओके, सो तीसरा अकाउंट जो है वो हमें कौन सा दिया गया है? थर्ड वन इज द इन्वेंट्री ऑफ द गुड्स 20,000। तो इसको हम इन्वेंट्री अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद आपको जो बताया गया है बिल्डिंग 10,000। हमारा जो चौथा अकाउंट बनेगा वो कौन सा बनेगा? बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के लिए उसके बाद जो हमारा अकाउंट होगा वो कौन सा है? ट्रेड रिसीवेबल। यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल में दो लोग हैं, एक तो है विजय और दूसरा मधु। तो ये दोनों के अलग अलग अकाउंट ओपन हो गए। तो चलिए दोनों का अकाउंट ओपन करते हैं। विजय का अकाउंट है 2,000 रुपया। उसी तरह से दूसरा जो हमारा अकाउंट होल्डर है कौन है? मधु। इसको हमने कितना रुपए का उधार देके रखा है? 2,000। चलिए अब क्रेडिट बैलेंस वाले कुल मिलाकर 3 अकाउंट है, उसका भी हम पोस्टिंग कर लेते हैं। ट्रेड पेएबल में आनंद 5,000, कपिल 7,000।
और कैपिटल जो है 55,000। तो आनंद 5,000 और कपिल ये दोनों कौन से हैं हमारे क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिट साइड का पोस्टिंग हमें करना है तो नेचुरली ये क्रेडिट साइड का पोस्टिंग जो है वो हम कहाँ करेंगे, राइट हैंड साइड जहाँ पे CR लिखा है। ये है मिस्टर आनंद। यहाँ पर बाय शब्द का इस्तेमाल होता है, बाय बैलेंस, ब्रोट डाउन। कहाँ से लाए बैलेंस, पिछले महीने से। सेम वे नेक्स्ट इज कपिल। इट्स 7,000। अब सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस के लिए अकाउंट वो है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो भी ओनर होगा उसका कितना रुपया बैलेंस है, 55,000। तो हमने एक सबसे बड़े काम क्या कर लिया कि हमने ओपनिंग बैलेंस अभी कैरी फॉरवर्ड कर लिया। Where further transaction in month of January 22। तो कुल मिलाकर 6 ट्रांजेक्शन और करने हैं। पहला जो है परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 पेएबल एट लेटर डेट फॉर कैश लेस 20% in trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले कितने का स्टॉक लाए हैं, 5,000 का। तो 5,000 जो है उसमें 20% डिस्काउंट है तो वो इसको हम क्या कहेंगे, ये सारी चीजें आपको वर्किंग नोट में करनी है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सिर्फ। 5,000 यस 20% दैट इज 1,000, 4,000। ये 4,000 का 5% आपको लेना है, ये 200 रुपये हो जाएंगे, तो 3,800 इज। लेकिन परचेज अकाउंट में जब आप इसका पोस्टिंग करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको आप डिस्काउंट जो है वो कैश डिस्काउंट के तौर पर आपको इसको बताना है। जैसे हमने जनरल में एंट्री की थी तो किस तरह से की थी हमने, कि जो गुड्स अकाउंट था उसमें 4,000 रुपीज हम डेबिट करते थे और क्रेडिट के जो थे वो रिस्पेक्टिव अकाउंट में कैश और कैश डिस्काउंट में करते थे। वही फंडा हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर परचेज अकाउंट कितने से डेबिट होगा, पूरे 4,000 से, वो आपको याद। कि आपको जो स्टॉक मिला है वो कितने का मिला है, 4,000। तो इस तरह से दो पोस्टिंग इसमें। Received 1980 from Vijay allowed him 20 years discount। अब हम जानते हैं कि विजय जो था उसके अकाउंट में हमने 2,000 रुपया जो था वो क्या था, आउटस्टैंडिंग था। तो ये जो 2,000 है उसमें 20 रुपीज हमने डिस्काउंट दिया है, तो ये डिस्काउंट अकाउंट जो होगा उसमें डेबिट होगा। और यहाँ विजय के अकाउंट में हम दोनों चीजें लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि भाई एक्चुअल में क्या हुआ। तो मिस्टर विजय के अकाउंट पहुंच जाते हैं। बाय केस राइट डिस्काउंट कितना रुपया मिला था, 1980। दूसरा हम जानते हैं कि यहाँ पर बैलेंस जीरो हो रहा है लेकिन हमें जीरो करना नहीं है। जीरो कब करेंगे, एट द एंड ऑफ द मंथ।
Purchased plant from Mukesh for 5,000 and paid 100 as cartridge for bringing the plant to the factory and another 200 as installation charge. My dear friends, जितना हमने पीछे पढ़ा है सब का आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। ये एसेट है, एसेट को फैक्ट्री तक लाने के लिए जो भी खर्चा हुआ उसको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो प्लांट जो है उसको कितने से हम डेबिट करेंगे? 5,000 प्लस 100 प्लस 200 मतलब 5,300 से। और यहाँ पर आपने देख मतलब जो है ऑलरेडी प्लांट फ्रॉम द मुकेश, तो मुकेश को आपने पैसा दिया नहीं है, नहीं तो क्या लिखा होता है? परचेज द प्लांट फॉर कैश। तो हमें मुकेश का भी अकाउंट खोलना पड़ेगा और प्लांट का भी अकाउंट खोलना पड़ेगा। So there will be another two accounts that we have to open. चलिए हमारा जो लेजर है उसमें जो फोलियो ब्लैंक होगा उसमें हम लिखेंगे। चलिए यहाँ पर प्लांट अकाउंट बनाते हैं। जो बड़ी कंपनियां होती हैं वहां पर ये सभी लेजर अलग ही होते हैं। मान लो फिक्स एसेट्स है तो उसका फोलियो नहीं, लेकिन पूरा लेजर अलग रहता है क्योंकि उसमें हजारों आइटम। तो ये 8 जनवरी को ट्रांजेक्शन हुआ। मुकेश भाई को कितने रुपए दिए आपने? 5,000 रुपीज, मतलब उसके अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। क्योंकि अब आप कितने लोगों को देते हो फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर टोटल आप लिख सकते हो 5,000। दूसरा जो अकाउंट हमें बनाना है वो मिस्टर मुकेश का बनाना है, और मिस्टर मुकेश के अकाउंट में हम क्या करेंगे? 5,000 क्रेडिट। बाय प्लांट अकाउंट। क्रॉस रेफरेंस क्यों देते हैं वो मैं आपको सिर्फ याद करवा रहा हूँ कि उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि मुकेश भाई से प्लांट हमने परचेज किया। चलिए अब 12 तारीख का ट्रांजेक्शन है। सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट फॉर 600। तो यहाँ पर सोल्ड पहली बार आया तो सेल्स अकाउंट हमारा बनेगा 600 रुपीज का, और रहीम का अकाउंट बनेगा, उसके अकाउंट में हम डेबिट करेंगे, सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो जो भी हमारा लेजर फोलियो ब्लैंक होगा उसको हम इस्तेमाल करें। सेल्स अकाउंट कौन सी तारीख को सेल्स हुआ था? 12 जैन 2022। आई इन 600। सेम वे रहीम का अकाउंट ओपन करेंगे, उसके अकाउंट में डेबिट होगा टू सेल्स अकाउंट और 600। इसके बाद का 15 तारीख को रहीम बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड पे ओनली 50 पैसे इन ए रूपी। एक इंसॉल्वेंसी का कंसेप्ट समझ लीजिए। इंसॉल्वेंसी मतलब कोई व्यक्ति जो है वो कोर्ट में जाकर ये बोलता है, या तो कोर्ट उसे करार करता है कि भाई ये व्यक्ति अब अपना डेट पे करने के लिए सक्षम नहीं है, उसे इंसॉल्वेंट। अब मान लो किसी ने उधार लेके रखा है 100 रुपया, और वो व्यक्ति के पास जो संपत्ति है वो 50 रुपये की है, तो कोर्ट क्या करेगी? जितने भी उधार देने वाले हैं सबको परसेंटेज के हिसाब से पे करे। तो यहाँ पर रहीम के केस में क्या हुआ है? 50 पैसे इन ए रूपी वो पे किया। तो आपको क्या याद रखना है कि रहीम को आपने कितने का स्टॉक दिया था? 600। तो 600 के सामने 50 पैसे पर रूपी, मतलब सिंपल है, 600 का कितना आपके पास आ गया होगा पैसा वापिस? 600 multiplied 50 upon 100, that is 300।
तो ये 300 रुपया आपको कैश में मिला होगा, और या तो बैंक में, वॉट एवर आप लिख सकते हैं। और मान लो कि कैश में हम लिखते हैं, और साथ में क्या सोचना है कि 300 रुपीज का क्या होगा, तो वो हमारे लिए बेड डेट। तो ये जो बेड डेट बनेगा उसका पोस्टिंग हम क्या करेंगे, तो बेड डेट टाइम अकाउंट ओपन करेंगे। जब हम साल के अंत में अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो बेड डेट अकाउंट में वो क्रेडिट करेंगे, इसको डेबिट करके प्रॉफिट एंड लॉस को। चलिए ये पोस्टिंग करते हैं। जनवरी 15, बाय कैश 300 रुपीज, बाय बेड डेट 300। इस अकाउंट को हम क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि अब मान लो 16 तारीख को वापिस आया, हमें ट्रांजेक्शन ही नहीं करना। ओके, एक बार हम पैसे गवा चुके हैं, दूसरी बार नहीं गवाने हैं। तो ये अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा दोनों। अब बेड डेट के अकाउंट हमें ओपन करने पड़ेंगे। बेड डेट में 300 रुपीज होगा। कौन सी तारीख को आपने पैसा दिए, मतलब तय हुआ कि 15 जनवरी को। इसके अकाउंट में गया, रहीम के अकाउंट में कितना रुपया, 300। उसके बाद 18 तारीख का है, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश 1000। कैश ट्रांजेक्शन हुआ है तो हम कैश में एंट्री करेंगे ऑफ कोर्स, और सेल्स अकाउंट में एंट्री करेंगे। तो हमें दो अकाउंट में पोस्टिंग। तो चलिए, जो अकाउंट पहले आएगा उसमें हम पोस्टिंग कर देंगे। ये हमारा सेल्स अकाउंट है। तो यहाँ पर 18 तारीख को हम पोस्टिंग करते हैं। बाय कैश 1000। अभी हमारा कैश अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। कैश अकाउंट में क्या होगा, ऑफ कोर्स डेबिट, क्योंकि पैसे जो है वो आए हैं। जितने भी हमने पोस्टिंग किए उसमें अब पिछले जो भी पोस्टिंग थे जिसमें कैश ट्रांजेक्शन हुआ था, तो हमें हर एक का पोस्टिंग कैश अकाउंट में भी तो करना है। तो परचेस गुड वर्थ रुपीज 5000 जो वाला था, 3800 रुपीज कैश मिला था। तो यहाँ पर कैश अकाउंट में जनवरी 1 को हम बाय परचेस करेंगे। दूसरा, रिसीव्ड 1980 फ्रॉम विजय, तो पैसा आया है 4 तारीख को, टू विजय 1980। सेकंड 8 तारीख को परचेस किया था प्लांट, तो कुल मिलाकर कितना पे किया था, सिर्फ 300 रुपया। बाकी जो था वो हमें अभी पे नहीं किया है, तो सिर्फ 300 रुपया इंस्टॉलेशन चार्ज और कार्ट्रिज का यहाँ पर है। अब ये रहीम भाई इंसॉल्वेंट हो चुके हैं 15 तारीख को, तो 15 तारीख को पैसा आया था। जब पैसा आता है तो कैश अकाउंट में डेबिट होता है। तो ये कुल मिलाकर ट्रांजेक्शन हुआ। यहाँ पर हम टोटल करेंगे इसका। वंस अगेन कैलकुलेटर साथ में रखेंगे। 1980 300 प्लस 1000 11,280। यहाँ पर हम टोटल करते हैं। पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, इस टोटल को यहाँ पर
क्योंकि प्राइमा फेसी हमें पता है कि ये अमाउंट ये इससे कम है। अब जो बैलेंस निकलेगा वो क्या कैसे निकलेगा? 11,218 में से ये दोनों को हम माइनस कर देंगे, 7,180, दैट विल बी अवर बैलेंस। और ये बैलेंस कैरीड आउट होगा नेक्स्ट मंथ के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, कुल मिलाकर 16 अकाउंट हमने प्रिपेयर किए, लेकिन 31st जब आएगी तो हमें एक काम और करना है। कौन सा करना है? हर एक अकाउंट को आपको क्लोज करना, नॉट ओनली दिस। ओके, तो यहाँ पर कैश एंड बैंक नेचुरली 31st इसमें आ गई है, तो क्या करेंगे? 31st बाय बैलेंस कैरिड 25,000। इन्वेंट्री में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, हमें सिंपली इसको क्या करना है? ये लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको इसको कैरी फॉरवर्ड करना। और ये जो ट्रांजेक्शन होगा उसमें February 1st, आमतौर पर जब मैनुअल था तो उसी फोलियो में ये कंटिन्यू करते थे, तो इस तरह से लिखा जाता था, टू बैलेंस डाउन, और फिर से 20,000 हो जाता। बिल्डिंग 10,000, कुछ एंट्री नहीं है, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस 10,000 रहेगा। विजय भाई का अकाउंट क्लोज हो गया है, कुछ बचा नहीं है, ये there will be no carry forward for such account। मधु भाई के 2,000 आउटस्टैंडिंग है। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ये सीखेंगे। सॉरी, आनंद भाई के अकाउंट में 5,000, कपिल भाई 1,000। कैपिटल अकाउंट में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा जब कोई विड्रॉ ना हो, या तो फिर ईयर एंड के अंदर कोई एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस की। परचेज अकाउंट, कुल मिलाकर कितना परचेज हमने किया? 4,000। प्लांट के अंदर कुल मिलाकर 5,300 रुपया रहेगा। जब डेप्रिसिएशन होगा मार्च के मंथ में, तब इसमें एंट्री आएगी। यस, मुकेश भाई का अकाउंट भी ऐसे ही रहेगा। सेल्स का फिगर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1,600। रहीम भाई का अकाउंट ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। बेड डेट्स, बेड डेट्स के अकाउंट को क्या होगा? 31 मार्च को हम इसको
So this was about the task. तो यहाँ पर ये illustration हमारा पूरा होता है और आगे बढ़ते हैं। एक और illustration 3 है और इसको हम solve करने की कोशिश करते हैं। The following data is given by Mr. S, the owner, with a request to compile only the two personal accounts of Mr. H and Mr. R in his ledger for the month of April 2022. तो यहाँ पर ऑनर कौन है? मिस्टर एस। तो किसकी बुक्स में अकाउंट बनेंगे? मिस्टर एस की बुक्स में। सिर्फ 2 अकाउंट बनाने हैं, सभी नहीं बनाने। तो हमें ये ख्याल रखना है कि अगर कोई और नाम आता है या और कोई अकाउंट आता है और अगर उसका ताल्लुकात मिस्टर एच और आर से है तभी हम इसका पोस्टिंग करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब सबसे पहले मिस्टर एस और मिस्टर आर 15,000। तो यहां पर मिस्टर आर क्या है? वो हमारे क्रेडिटर है, तो उसका बैलेंस बनेगा, वो क्या बनेगा? क्रेडिट बैलेंस बनेगा। मिस्टर एच और मिस्टर एस 20,000। तो मिस्टर एस जो है यहाँ पर उन्होंने उधार देके रखा है मिस्टर एच को। तो मिस्टर एच जो है वो कौन है? हमारे डेटर है और उसके पास से हमें पैसे लेने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 1 अप्रैल को ये ट्रांजेक्शन हमें कैरी फॉरवर्ड करना था, इसमें ये 2 एंट्रियां है। ₹20,000 इनके पास से लेना है। तो 1/4/22 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20। अब दूसरे हमारे जो मिस्टर एच है, मिस्टर आर है, उसको हमें पैसे देने हैं। सो इट विल बी 50,000। तो ये हुआ हमारा पहली एंट्री 1 तारीख के ओपनिंग बैलेंस की। अब मिस्टर आर सोल्ड गुड्स वर्थ ₹60,000 और एट द 10% ट्रेड डिस्काउंट टू मिस्टर एस। ट्रेड डिस्काउंट होता है तो हमें पता है कि इसकी एंट्री कहीं पर नहीं होती है। हमें नेट ऑफ ट्रांजेक्शन ₹54,000 जो है। अब आप पहले ये सोचिए कि अगर आपको जर्नल एंट्री करनी होती तो आप क्या करते इस ट्रांजेक्शन के? तो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड टू मिस्टर आर that will be credited। कितनी अमाउंट? 60,000 minus 6,000 54,000। माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक थिंकिंग हैबिट डालनी है कि कोई भी ट्रांजेक्शन आप लेजर पोस्टिंग अगर करते हैं फिर भी आपको ये सोचना है कि अगर इसकी जर्नल एंट्री में करता तो कैसे करता। अगर ये आपने सही किया तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि आप फाइनल में भी बड़ी आसानी से अकाउंट्स के, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही चीजें पूछी जाती हैं कि आपके बेसिक अदर फंडास है वो क्लियर है या नहीं। तो चलिए यहाँ पर मिस्टर आर से परचेज किया हुआ है। एंट्री जो है बहुत सिंपल है। फॉर अप्रैल 22 बाय परचेज अकाउंट 54। यहाँ पर जनरल फोलियो लिखा है, वहां पर क्या लिखेंगे हम? जो जनरल फोलियो होगा उसका नंबर। 5 तारीख का जो ट्रांजेक्शन है, मिस्टर एस सोल्ड टू मिस्टर एच गुड्स प्राइस्ड एट 30,000। तो यहाँ पर ₹30,000 का सेल्स किया है
तो नेचुरली सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड मिस्टर एच का अकाउंट होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। ये 30,000 रुपीज है। नेक्स्ट, Mr. S sold to Mr. H good at price at rupees 30. 17th तारीख को the purchase of rupees 25,000 net from R which were sold to H at a profit of 15,000. तो इसको पहले समझ लेते हैं कि 17 तारीख को हुआ क्या है। 25,000 रुपए का स्टॉक लिया है आपने, किसके पास से, मिस्टर आर के पास से। तो ये इसमें दो ट्रांजेक्शन है। तो पहला ट्रांजेक्शन हम करते हैं, मिस्टर आर से लिया हुआ है तो मिस्टर आर का अकाउंट जो होगा इट विल बी क्रेडिट। कौन सी तारीख को है, 17/4/22 को बाय परचेज 25। अब इसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया है कितना रुपए का, 15,000 का। तो 25,000 प्लस 15,000 और ये सेल्स किसको किया है, मिस्टर एच को, और ये 40,000 में सेल्स किया है। तो हम इसकी एंट्री जो डालेंगे मिस्टर एच के अकाउंट में, मिस्टर एच के अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट 17/4 टू सेल्स। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है 18 तारीख का, मिस्टर एस रिजेक्टेड 10% ऑफ मिस्टर आर गुड्स ऑफ 4th अप्रैल। अब यहां पर आपको क्या करना है, मिस्टर आर ने रिजेक्ट किया है और 10% ऑफ मिस्टर आर्स गुड। तो 4th अप्रैल को कितने का परचेस हुआ था, 54,000 का, उसका 10% है। तो ये कितने अमाउंट की एंट्री होगी, 54,000 के 10% दैट इज 5,408। तो आपको जो पिछले ट्रांजेक्शन है उसका ट्रैक भी रखना है। तो 18 तारीख में मिस्टर आर के अकाउंट में एंट्री होगी, ये सेल्स रिटर्न होगा। तो 18 तारीख को सॉरी परचेज रिटर्न होगा, मिस्टर आर के अकाउंट में से 5,400 डेबिट होगा। अब 19 तारीख के ट्रांजेक्शन को देखते हैं। मिस्टर एस इश्यूड ए कैश मेमो, माइंड वेल एक कैश मेमो है फॉर 10,000 टू मिस्टर एच हु केम पर्सनली फॉर हिज कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स अर्जेंटली नीडेड बाय। मतलब ये एंट्री हमारे अकाउंट में नहीं आई, बाय इट इज अ कैश एंट्री। इसकी जनरल एंट्री कैसी होगी, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड सेल्स अकाउंट विल बी credited. So there is a no entry in case of Mr. H. अब आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको एग्जाम में वर्किंग नोट बनानी है और नोट में 1 नंबर करके लिखना है कि 19 तारीख को जो ट्रांजेक्शन हुआ वो कैश में था, इसीलिए मिस्टर एच के अकाउंट में एंट्री नहीं आएगी। अगर आप ये नहीं लिखते हैं यू विल लॉस द मार्क। सिंपल। 22 तारीख, Mr. H cleared half of his total dues to Mr. H, enjoying 0.5% cash discount of the payment received 20,000 by check. तो यहाँ पर अच्छी खासी हमें दिमागी कसरत करनी है। पहले तो 22 तारीख को क्या करना है, मिस्टर एच का अकाउंट में उन्होंने हाफ ड्यूज जो है वो पे किया है। पहले चलते हैं मिस्टर एच के अकाउंट में। तो मिस्टर एच के अकाउंट में आप देखेंगे कि अभी हम इसको क्लोज नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ 20, 30, 50।
और 90,000 इज द आउटस्टैंडिंग। तो 90,000 आउटस्टैंडिंग है। अब वो पे कितना कर रहा है? 45,000 रुपीज, 50% ऑफ इट। ये 50% में वो क्या करते हैं कि उनको 0.5% कैश डिस्काउंट दिया गया है। किस चीज का? 45,000 का। तो नेचुरली 45,000 0.5% 225 रुपीज हो जाए। तो चलिए इसको हम पोस्टिंग करना शुरू करते हैं 22/4 को। हमें 3 चीजें आएगी। एक तो उन्होंने हमें कैश पे किया है, एक तो बैंक पे से पे किया है, बाय बैंक से कितना किया है? 20,000। बाकी बचा 25,000। 25,000 में से हम इसे कैश डिस्काउंट जो है वो देते हैं। इट विल बी 225। सो बाय कैश डिस्काउंट और रिमेनिंग अमाउंट बाय कैश, दैट विल बी 24,775। मतलब 25,000 में से -225 करेंगे तो ये आपका 45,000 का टोटल बन जाएगा इस तीनों का। तो इन्होंने 50% पे कर दिया। माय डियर फ्रेंड, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट नंबर 2 करके सारी डिटेल्स लिखनी। ओके, तभी जाके आपको फुल मार्क्स मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। R's total dues less 10,000 held back were cleared by check, enjoying a cash discount of 1,000 made। अब मिस्टर आर के जो भी ड्यूज थे वो सारे क्लियर कर दिए गए थे, लेकिन 10,000 रुपए को छोड़कर। तो पहले तो इसके ड्यूज कितने हैं? 15,000 प्लस 54,000 प्लस 25,000 माइनस 5,400। तो कुल मिलाकर उसका टोटल ड्यूज कितना बाकी है? 88,600। उनमें से 10,000 अभी नहीं देना है और 1,000 कैश डिस्काउंट देना है। तो ये दोनों इसमें से माइनस करते हैं 11,000, तो 77,600 बचे। तो ये आपने किस तरह से क्लियर किया है? बाय बैंक। सो टू बैंक अकाउंट 77,600 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। अब एंट्री जो है वो है 29th को, क्लोज एज अकाउंट टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट all but 5,000 was cleared by him by a check because he was declared bankrupt। तो चलिए मिस्टर एच का अकाउंट जो है उसको क्लोज करते हैं। 45,000 रुपीज जो था वो हमें पहले से मिल चुका है। तो हमें पता है कि अभी इसका टोटल हम करेंगे तो क्या बनेगा? ये 90,000 है, ये 45,000 है, तो कितना आउटस्टैंडिंग है? 45। तो इसमें से आपको कैश मतलब जो बैंक से है वो कितना रुपया मिल चुका है? क्लोज एज अकाउंट एक्सेप्ट 5,000 was cleared by check, मतलब बाय बैंक। और बाकी का आप क्या करेंगे? बिड डेट, क्योंकि ये आपको 5,000 रुपया गंवाना पड़ा है, विल बी ट्रीटेड एज ए डेट।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अकाउंट जो है वो पूरी तरह से अब क्लोज हो जाएगा। दोनों साइड का आप टोटल लेंगे, ये कितना बनेगा 90,000। ये भी कितना बनेगा 90,000। अब बैलेंस आर से अकाउंट, मिस्टर आर का अकाउंट बैलेंस करना है। आपको पता है कि आपने 10,000 विथहोल्ड किया है, तो उसमें से सिंपल क्या होगा, 10,000 बैलेंस रहना चाहिए। लेकिन हम बैलेंसिंग की प्रक्रिया कैसे करते हैं, 77,600 प्लस 5,400 प्लस 1,000, so this is 84,000. This is 94,000, which is more, ये 94 वाला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 94,000, यहाँ पर भी लिखेंगे 94,000, और यहाँ पे क्या होगा, जो बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पर मैंने जो वर्किंग किया है सिर्फ आपको बताने के लिए किया है, बाकी आप कैलकुलेटर पर ही करना है, और अगर आप करते हो वर्किंग कुछ भी तो पेंसिल से करके मिटा दें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। और इसके बाद देखते हैं क्या है स्टोर में। एच अकाउंट, आर अकाउंट हमने बनाया, वर्किंग नोट्स, कैलकुलेशन मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से बताना है। यहाँ पर जैसे बताया गया है 225 का डिस्काउंट किस तरह से किया है। दूसरी बात यहाँ पर ये कही गई है कि बैलेंस ऑफ ऑल नॉमिनल अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द स्टेटमेंट। तो जो भी एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, इनकम, गेन्स, लॉसेस होगा वो सब क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो ईयर के एंड में उसमें बैलेंस जीरो रहेगा। The balance of all accounts relating to the asset and liabilities, personal and reals, are reflected in the balance sheet at the end of the period. तो जैसे हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसको अच्छी तरह से समझेंगे। अब यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स जो एग्जाम मतलब आपके टेस्ट और नॉलेज में दिए गए हैं उसको देख लेते हैं। A ledger is also known as the principal book of the account. तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, क्योंकि ये प्रिंसिपल बुक इसे कहा जाता है। कैश अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस, वंस अगेन दिस इज ट्रू, क्योंकि कैश अकाउंट एक एसेट है और ऑल द एसेट्स इज अ डेबिट बैलेंस। तीसरा, पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द अकाउंट फ्रॉम लेजर टू जर्नल। यहां पर आप देखेंगे कि इसमें थोड़ी सी गलती की है, इट इज नॉट द ट्रांसफर। ओके, ये आपका पूरा जो जर्नल में आपने लिखा होगा वही चीजें आपको दोबारा पोस्टिंग में करनी है, और हमें लेजर में इसका पोस्टिंग करना है। लेकिन इस तरह से फ्रॉम जर्नल टू लेजर, यहाँ पर क्या बताया, लेजर टू जर्नल, ये उल्टा बताया, ऐसा नहीं है। क्या है, जर्नल में से हम एंट्री को लेकर कहाँ पोस्टिंग करते हैं, लेजर के। फोर्थ वन, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर all the nominal accounts of the ledger books are balanced। ये सब हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, ये फॉल्स है। all the nominal accounts are made zero। Fifth one, ledger records the transaction in a chronological order। तो यहाँ पर लेजर के अंदर नहीं, लेकिन जर्नल के अंदर जो भी रिकॉर्डिंग होगा वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा। तो आप देखेंगे कि एक एक शब्द के अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर यहाँ पे लेजर की जगह जर्नल लिखा होता तो ये सही होता, लेकिन अभी क्या है, ये गलत है। If the total debit side is greater than the total credit side, we get a credit balance। Once again, this is a false, क्योंकि अगर डेबिट साइड जो है वो ज्यादा है तो ओपनिंग बैलेंस जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी डेबिट हो जाएगा।
7th one, ledger accounts of the asset will always be debited when they are increased. ये सही है, क्योंकि एसेट के अंदर जब भी इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट किया जाता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सभी एसेट्स अकाउंट के अंदर हमेशा डेबिट बैलेंस रहे. तो दिस वाज अबाउट द ट्रू एंड फॉल्स. चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें हमें जनरलाइजेशन करना पूछा गया है, उसको देख लेते हैं. Generalize the following transaction, post them in the ledger and balance the account on 31st December. तो यहाँ पर हमें कितनी टास्क दी गई है, पहले तो जर्नल बनाना है, फिर लेजर अकाउंट सभी के बनाने हैं, और उसको बैलेंस करना है. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, वन बाय वन ट्रांजेक्शन को देखते हैं. सबसे पहले ट्रांजेक्शन कौन सा है? एक स्टार्टेड बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ 20,000. कौन सी तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ है? फर्स्ट को. तो यहां पर आप देखेंगे कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड कितने से? 30,000 से. टू कैपिटल अकाउंट दैट विल बी आल्सो. नरेशन आपको बोलना नहीं, यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए नहीं लिख रहा हूं. क्या लिखेंगे? बीइंग द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस. सेकंड को, ही परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट. वाई से परचेज किया है, परचेज अकाउंट डेबिट. कितना अमाउंट है? 4,000 टू मिस्टर वाई. यस, फिर 3 तारीख को उसने पेड कैश टू वाई 2,000. तो यहां पर वाई का अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा 2,000 से, और एस का अकाउंट वो क्रेडिट होगा 2,000 से. उसके बाद का जो ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स टू जी 4,000. कैश नहीं लिखा है तो ऑलवेज क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा. जी का नाम लिखा है तो हमें जी को डेबिट करना होगा. कितनी अमाउंट है? 4,000 रुपीज. क्रेडिट विल बी टू शेल्स अकाउंट. फिफ्थ को, रिसीव्ड कैश फ्रॉम जी 6,000. यहां पर आप देखेंगे कि उसने कितने रुपए प्राप्त हुए हैं बैंक अकाउंट में. 6,000. आपको लगेगा कि 4,000 के माल के सामने 6,000 क्यों आ गए? ठीक है, तो व्यापार में ऐसा होता है, एडवांस भी वे लोग पे कर देते हैं, बाद में वो सेटल कर. सो इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस के ये प्लस माइनस चलता है. He further purchased goods from Y 4,000. तो Y से परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू Y. कितना रुपया है? 4,000. 7 तारीख को he paid cash to Y 1,000. Once again cash account will be credited, Y's account will be debited. He paid cash to Y. ये हो गया. अब 8 नंबर,
He further sold goods to Z 4,000। सेल किया है तो Z का अकाउंट डेबिट होगा टू सेल्स अकाउंट। कितनी अमाउंट है 4,000। अब देखेंगे जनरल एंट्री बहुत सिंपल पूछी हुई है, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस सम है, तो आपको एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको सिर्फ देखना, खुद से करना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। Received cash from G 2,000 rupees. Guess what comes in is debit. So 2,000. जिसने पैसे दिए उसको क्रेडिट टू Z. So it is a 2,000. तो ये जो सारा ट्रांजेक्शन हुआ है, आपको मैथमेटिकल एक्यूरेसी को अगर चेक करना है तो ये डेबिट और क्रेडिट को आपको सम्मेशन करना है। सम्मेशन का मतलब क्या है, इसका टोटल। तो ये सारी चीजों को आप ऐड करते रहेंगे, 20 + 4 24, 26 30 36, 40 40 + 42 46 + 48। सो दिस इज 48,000। तो आपको ये पता चलेगा कि आपने डेबिट क्रेडिट सही, और ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ऑलवेज सबमिशन किए जाते हैं, हालांकि ये टास्क अब कॉम्पिटेंट। अब हमारा दूसरा पहलू शुरू होता है। बहुत सारे अकाउंट खोलने हैं। कौन सा अकाउंट सबसे पहले, कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये दोनों शुरू में ही उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैश अकाउंट से। कैश अकाउंट का बैलेंस होगा डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। स्पीड के लिए हम डेट को छोड़ रहे हैं। बाय कैश, ही परचेस गुड्स फ्रॉम वाई। तो ये जो एंट्री है वो हमें पोस्ट करनी। इसको डेबिट किया गया है परचेज अकाउंट को, और वाई को क्रेडिट। तो यहाँ पर वाई का अकाउंट जो होगा वो 4,000 से क्रेडिट हो जाएगा। कैश टू वाई 2,000। पहले कैश अकाउंट को ढूंढते हैं। फिर वाई के अकाउंट को यहाँ पर हमने कैश पेमेंट की, कैश 2,000। गुड्स टू जी 4,000। ये जो चौथा ट्रांजेक्शन है, जी डेबिटेड और सेल्स क्रेडिट। तो हमने शायद जी का अकाउंट ओपन किया है, नहीं किया है, देख लेते हैं। पहले जी के अकाउंट को डेबिट करते हैं। अमाउंट जो थी वो कितनी थी, 4,000 रुपीज। नेक्स्ट एक और नया अकाउंट ओपन करेंगे, सेल्स अकाउंट। IC received cash from Z 6,000।
तो यहाँ पर जी के पास से 6,000 रुपये मिले हैं, तो जी के अकाउंट में पोस्टिंग करना होगा बाय कैश 6,000। साथ में कैश अकाउंट में भी क्या होगा, ये पैसे मिले हैं तो टू If further purchase goods from Y 4,000, purchase account will be debited. और मिस्टर वाई का जो अकाउंट होगा उससे हम क्रेडिट करेंगे। He paid cash to Y 2, अब Y को पेमेंट किया है टू कैश 2,000 रुपीज, तो कैश अकाउंट में भी एंट्री होगी Y कैश फर्दर शॉर्ट गुड्स टू जी 4,000 रुपीज। तो ये जो 8 तारीख का ट्रांजेक्शन इसको हमें यहाँ से उठाना है। जी डेबिटेड सेल्स क्रेडिट। तो ये जो होगा वो सेल्स अकाउंट होगा। कैश फ्रॉम जी 2,000, जी से 2,000 रुपये मिले हैं तो हमें उसका पोस्टिंग। दूसरा लेख कहाँ पोस्टिंग करेंगे, कैश अकाउंट के अंदर पैसे आए हैं, कैश व्हाट कम्स इन। तो चलिए ट्रांजेक्शन तो पूरे हो गए, लेकिन एक और कार्य बाकी है, वो है बैलेंस द अकाउंट। तो चलिए उससे भी पूरा कर लेते हैं लगे हाथ। शुरू से शुरुआत करते हैं। कैश अकाउंट जो है वो हमारा यहाँ पर अब देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ज्यादा बैलेंस है, तो 20 + 6 26 28,000। यहाँ पर सिर्फ 4,000 है, तो बाय बैलेंस जो हम क्रेडिट डाउन करेंगे दैट विल बी 24,000, तो ये 28,000। नेक्स्ट मंथ जो भी आएगा February 1st टू बैलेंस ब्रोट डाउन होगा तो 24,000, ये वाला फिगर यहाँ पर। कैपिटल अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो सिंपली टू बैलेंस ट्रांसफर 3,000 नेक्स्ट मंथ में बाय बैलेंस कैरी डाउन। सेम में परचेज अकाउंट में 8,000 रुपये का है, सामने कोई क्रेडिट एंट्री या हमेशा नहीं होगा। क्या होगा जब आप इसको ये नॉमिनल अकाउंट है, तो ईयर एंड में आप इसको पूरा ट्रांसफर करोगे। कहाँ करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के। यस, वाई के अकाउंट में अभी आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पर क्रेडिट इज मोर, इट इज 8,000। ये इनमें से 4,000 माइनस करते हैं, तो अभी 4,000 रुपये हमें देने हैं टू बैलेंस। So this was about the Y's account 4,000। उसके बाद मिस्टर जी
यहाँ पर ये टेली है अकाउंट, तो कोई बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा। दोनों में 8,000 मतलब 8,000 का स्टॉक और इसके सामने ये टेली। सेल्स अकाउंट इज 8,000 रुपीज। इस मंथ का जो सेल था वो आपका कितना था? 8,000। तो 31st जैन को आप जो ट्रांसफर करेंगे तो वो टू बैलेंस कैरी डाउन। फर्स्ट फरवरी को आप इसको बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे, वो 8 से। सो ये हमारा सम यहाँ पर पूर्ण होता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो था वो आगे देखते हैं क्या है हमारे लिए स्टोर में। सो दिस इज द एंड ऑफ द यूनिट 2। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पढ़ाई पेशेंस। आपको रिक्वेस्ट ये है कि आपको ये सब साथ साथ में करना है। कुछ प्रैक्टिस आपको हो जाए उसके बाद हम स्ट्रेटेजी ऐसी रखें कि आपको पहले सम कर लेना है, फिर सिर्फ अगर आप टेली नहीं कर पाते हो तो ही मेरा वीडियो देखना, तो आपको सिंपली स्किप करना। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के अंदर, यूनिट नंबर। थैंक यू वेरी मच।